नमस्कार दोस्तों। और आज की पहली कहानी छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले की है। ये बात 2024 की है। बलरामपुर जिले में एक गांव है दहेजवार। इसी गांव के बंद पड़े फ्लाई ऐश ब्रिक्स कारखाने के पास एक खेत में गांव वालों की काफी भीड़ जमा थी। दरअसल यह खेत महाराजपुर निवासी एक किसान का था, जो 4 महीने पहले खेत में धान रोपने के बाद आज पहली बार फसल की कटाई करने खेत आया था। जब खेत की कटाई के दौरान मजदूर खेत में काम करने गए तो उन्हें एक जगह पर 3 नरमुंड पड़े हुए दिखे। नरमुंडों के पास शरीर की बाकी हड्डियां, बच्चों के साइज के कपड़े और 5-7 साल की उम्र के बच्चे के पेंट शर्ट पड़े थे। पुलिस को खबर दी गई थी जब मजदूरों ने खेत में 3 नरमुंड और बाकी हड्डियां देखी। बलरामपुर पुलिस को खबर मिलने के बाद आला अधिकारी और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंची। टीम ने जांच में बताया कि 2 कंकाल महिलाओं के हो सकते हैं, जिनकी उम्र करीब 40 और 20 साल के आसपास है, जबकि तीसरा कंकाल 5 से 8 साल के किसी लड़के का था। टीम ने यह भी कहा कि तीनों की हत्या धारदार हथियार से की जा सकती है, क्योंकि कंकालों से मृतकों की पहचान नहीं हो सकती थी। पुलिस ने उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा और घटनास्थल पर मिले कपड़े और दूसरी चीजें सुरक्षित कर लीं। इसके बाद आसपास के जिलों को इस मामले की जानकारी भेजी गई ताकि और जांच की जा सके। इसके बाद 2 दिन बाद कुसमी पुलिस ने बलरामपुर पुलिस से संपर्क किया और बताया कि उनके थाने में 1 अक्टूबर को कुसमी निवासी 38 वर्षीय मां सपना, 19 वर्षीय बेटी सीमा और 7 वर्षीय बेटे श्याम के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। इस पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करवाने वाले सपना के पति और दूसरे परिजनों को बलरामपुर भेजा, जहां कंकालों के पास मिले कपड़े और अन्य सामानों से उनकी पहचान सपना, सीमा और श्याम के रूप में की गई। इसके बाद पुलिस ने डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल भेज दिए। इस तिहरे हत्याकांड का मामला सामने आते ही पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। पुलिस के आला अधिकारियों ने जब जांच की तो पता चला कि सपना, सीमा और श्याम 26 सितंबर से लापता थे। सपना के मायके वालों ने 27 सितंबर को इस मामले में मौखिक शिकायत पुलिस के पास की थी, जबकि 1 अक्टूबर को सपना के पति ने विधिवत एफआईआर दर्ज करवाई थी। रिपोर्ट में कुसमी में ठेकेदारी का काम करने वाले झारखंड निवासी आरिफ खान पर शक जताया गया था, लेकिन पुलिस ने उस समय कोई एक्शन नहीं लिया। इसके बाद एसपी ने तत्कालीन टीआई को लाइन अटैच कर दिया और उनके स्थान पर इंस्पेक्टर संतलाल आयाम को नियुक्त किया। साथ ही अपराधियों की गिरफ्तारी के आदेश दिए। पुलिस ने जांच शुरू करने के बाद सपना के घर से लेकर दहेजवार तक के रास्ते में लगे सीसीटीवी कैमरों की जांच की। एक कैमरे में यह देखा गया कि आरिफ का बड़ा भाई मुख्तार एक मोटरसाइकिल पर सपना, सीमा और श्याम को बलरामपुर की तरफ ले जाता दिख रहा था। इसके बाद पुलिस ने तुरंत छापामारी की और झारखंड के भंडरिया गांव से मुख्तार को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। पूछताछ के दौरान मुख्तार पहले तो खुद को निर्दोष बताता रहा, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो उसने मां, बेटी और बेटे की हत्या करने की बात स्वीकार कर ली। उसने बताया कि मृतका की बेटी सीमा ने कुसुमी में ठेकेदारी करने वाले उसके छोटे भाई आरिफ को अपने खूबसूरती के जाल में फंसा लिया था। इस कारण आरिफ अपनी सारी कमाई सीमा और उसकी मां को खुश रखने के लिए खर्च करने लगा। मुख्तार ने कहा कि उसे कई बार समझाया, लेकिन जब आरिफ ने ऐसा करना बंद नहीं किया तो घर का पैसा बचाने के लिए उसने अपने छोटे भाई की प्रेमिका को ठिकाने लगाने का फैसला किया। पुलिस को मुख्तार की बात पर शक था, क्योंकि अगर उसकी बात सच भी मानी जाए तो ऐसा नहीं लगता कि वह अकेले सीमा, उसकी मां और भाई की हत्या करता। इसके अलावा अकेले एक आदमी द्वारा 3 लोगों की हत्या कर शवों को ठिकाने लगाना भी मुश्किल था। इसलिए पुलिस ने जांच जारी रखी और इस दौरान पता चला कि इस हत्याकांड में मुख्तार के साथ उसका छोटा भाई और सीमा का प्रेमी आरिफ भी शामिल था। इसलिए पुलिस ने एक टीम बनाई और आरिफ को महाराष्ट्र से गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पूरी कहानी इस प्रकार सामने आई। कुसमी में रहने वाले इस परिवार का मुखिया अपना पुश्तैनी काम करता था। परिवार में खूबसूरत पत्नी सपना, मां से भी अधिक सुंदर बेटी सीमा और 2 बेटे थे। परिवार का खर्च तो किसी तरह चल जाता था, लेकिन दूसरी आवश्यकताओं के लिए बच्चों को अपना मन मारकर जीना पड़ता था। खासकर जवानी में दाखिल हो रही बेटी सीमा को इस स्थिति में जीना मंजूर नहीं था। इसी बीच इस परिवार की कहानी में मोड़ तब आया जब पड़ोस के एक मकान में झारखंड का रहने वाला युवक आरिफ खान किराएदार के रूप में रहने आया। आरिफ यहां ठेकेदारी का काम करता था, इसलिए पैसों की कमी नहीं थी,
इसी दौरान जब उसकी नजर सपना पर पड़ी तो 4 बच्चों की मां को देखते ही वह उस पर फिदा हो गया। धीरे धीरे पड़ोसी होने के नाते उसने सपना से जान पहचान बढ़ाई और घर आना जाना शुरू कर दिया। असल में आरिफ का मकसद सपना को अपने जाल में फंसाना था। एक दिन जब वह सपना के घर पहुंचा तो उस समय बाहर से लौटी सीमा अपने कपड़े बदल रही थी। आरिफ के अचानक वहां पहुंच जाने से सीमा का बदन देखकर वह पागल हो गया। यह घटना आरिफ के लिए एक नया मोड़ लेकर आई और उसने सीमा को अपनी बातों में फंसाने की कोशिश शुरू कर दी। इसके बाद उसने मां को छोड़कर बेटी को अपने काबू में करने की कोशिश शुरू कर दी। आरिफ जानता था कि सीमा के घर में पैसों की कमी है, इसलिए उसने सीमा को खर्च के लिए पैसे की मदद करने लगा। सीमा को तो कब से ऐसे आदमी की तलाश थी, इसलिए वह आरिफ की तरफ झुकने लगी, जिसका फायदा उठाकर आरिफ ने सीमा के साथ शारीरिक रिश्ता बनाना आरंभ कर दिया। इस बात की जानकारी सीमा की मां सपना को थी, लेकिन आरिफ खुलकर परिवार पर पैसा लुटा रहा था, इसलिए सपना जानकर भी अनजान बनी रही, जिससे आरिफ दिन में कई बार सीमा के पास जाकर अपने तन की प्यास बुझाने लगा। आरिफ अपनी पूरी कमाई सीमा के परिवार पर लुटाने लगा, जिससे उसने झारखंड में अपने घर पैसा भेजना बंद कर दिया। इसके लिए 1-2 बार उसके बड़े भाई मुख्तार से आरिफ को फोन करके पैसा भेजने को कहा भी, लेकिन आरिफ ने तंगी बताकर बात टाल दी। लंबे समय तक आरिफ ने घर पर कोई आर्थिक मदद नहीं की तो मुख्तार खुद एक रोज कुस्मी आ गया। यहां आकर उसे पता चला कि आरिफ पूरा पैसा अपनी माशूका पर लुटा रहा है, इसलिए उसने भाई को समझाया कि लड़कियां मस्ती करने के लिए होती हैं, पैसा लुटाने के लिए नहीं। लेकिन आरिफ को भाई की बात समझ में नहीं आई। मुख्तार झारखंड में रहकर झाड़ फूंक का काम करता था, इसलिए जब यह बात सपना को पता चली तो उसने एक रोज आरिफ से कहा कि वो अपने भाई को उसके घर लाए ताकि वो भी परेशानियों को दूर भगाने के लिए पूजा पाठ करवा सके। इस पर आरिफ अगले ही दिन मुख्तार को अपनी प्रेमिका सीमा के घर ले गया। वहां जाकर मुख्तार ने सपना और सीमा को देखा तो दोनों को देखता ही रह गया। चूंकि सीमा तो आरिफ के साथ हमबिस्तर होती थी, इसलिए मुख्तार ने सीमा की मां सपना को पाने की ठान ली। इसके बाद पूजा पाठ के बहाने वह सपना को लेकर घंटों अकेले कमरे में बंद रहने लगा, जिसके कारण कुछ ही दिनों में सपना और मुख्तार के बीच भी शारीरिक संबंध बन गए। इससे मुख्तार भी आए दिन सपना के घर जाकर उस समय मस्ती करने लगा जब सीमा कही गई होती। तब मुख्तार सपना के साथ अय्याशी करने के चक्कर में बार बार झारखंड से कुस्मी आने लगा था। आरिफ को मालूम था कि मुख्तार सीमा की मां के साथ रिश्ते बना चुका है, लेकिन वह इसलिए चुप रहता था क्योंकि उसे सीमा से मतलब था, न कि उसकी मां से। लेकिन मुख्तार सयाना था, वह सपना के साथ मस्ती अवश्य करता था, मगर उसके ऊपर पैसा नहीं लुटाता था। इतना ही नहीं, इस दौरान वह हमेशा आरिफ को सीमा पर पैसा लुटाने से रोकता रहता था। संयोग से इसी बीच मुख्तार को जानकारी लग गई कि सीमा के संबंध आरिफ के अलावा भी दूसरे कई युवकों के साथ हैं। इसलिए उसने आरिफ को सीमा की सच्चाई बताई तो आरिफ ने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया। इस पर सीमा की सच्चाई जानने के लिए आरिफ ने उसके सामने शादी करने का प्रस्ताव रखा, जिस पर सीमा ने आरिफ को साफ मना कर दिया। इससे आरिफ समझ गया कि सीमा उसे अब तक मूर्ख बना रही थी, इसलिए दोनों भाइयों ने पूरे परिवार को खत्म करने का फैसला कर लिया। 26 सितंबर को मुख्तार ने योजना बनाकर अपनी प्रेमिका सपना और भाई की प्रेमिका सीमा को झारखंड के गढ़वा स्थित नेशनल पार्क घुमाने के बहाने साथ ले गया। इस दौरान सीमा का 5 वर्षीय भाई भी साथ चलने की जिद करने लगा, तो मुख्तार ने उसे भी साथ ले लिया। तीनों को लेकर वह बलरामपुर के भंडरिया गांव पहुंचा, जहां खेतों में उसका अपना घर था। मुख्तार ने सपना और सीमा को उसी घर में रखा और थोड़ी देर बाद आरिफ भी वहां पहुंच गया। यह सब कुछ पहले से तय योजना के तहत था और अब ये दोनों मिलकर अपनी बुरी मंशा को अंजाम देने के लिए तैयार थे। शाम को तीनों ने खाना खाया। इसके बाद जब सपना वापस चलने का बोलने लगी तो मुख्तार ने उसे जाने से रोका। इस पर सपना मान गई। वहीं दूसरी तरफ यही बात सीमा को बोलकर आरिफ ने उसे भी रात ठहरने के लिए राजी कर लिया। आधी रात के बाद दोनों भाइयों ने एक ही कमरे में अपनी अपनी प्रेमिका के साथ एक दूसरे के सामने अय्याशी की। इसके बाद जब सीमा और सपना सो गई तो आरिफ ने सीमा के पेट में चाकू घोंप दिया, जिसकी चीख सुनकर सपना जागी तो दोनों ने पहले सपना और फिर मासूम बेटे की भी हत्या कर लाशों को बाहर धान के खेत में फेंक दिया और अपने घर वापस आ गए। लेकिन 1.5 महीने के बाद आखिर दोनों आरोपी कानून की गिरफ्त में आ गए। आज की दूसरी कहानी महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले की है। ये बात 2017 की है।
38 साल के विजय कुमार सिंधुदुर्ग जिले के सावंतवाड़ी तहसील के भड़गांव गांव के रहने वाले थे। उनका परिवार पढ़ा लिखा और अमीर था। विजय कुमार बहुत सीधे साधे और मिलनसार थे, इसलिए लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे। वो गढ़हिंग्लज के एक कॉलेज में टीचर थे। उनकी नौकरी की वजह से लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे। गांव में उनका बड़ा घर और खेती की जमीन थी, लेकिन नौकरी के चलते उन्होंने गढ़हिंग्लज में जमीन खरीदकर एक बड़ा घर बना लिया और अपने परिवार के साथ वहीं रहने लगे। विजय कुमार के परिवार में उनकी पत्नी जयलक्ष्मी और एक बेटा था। इनके अलावा उनकी मंदबुद्धि बहन भी उनके साथ रहती थी। बहन की मानसिक स्थिति ठीक न होने के कारण उसकी शादी नहीं हो पाई थी। परिवार के बाकी सदस्य गांव में ही रहते थे। विजय कुमार को सामाजिक कामों में बहुत दिलचस्पी थी। साथ ही वे तबला और हारमोनियम बहुत अच्छा बजाते थे। इसी हुनर की वजह से उनकी एक भजन कीर्तन मंडली भी थी, जो गाने बजाने के कार्यक्रमों में जाया करती थी। विजय कुमार का दिन कॉलेज में पढ़ाने और रात गाने बजाने के कार्यक्रमों में बीतता था, जिस वजह से वे अपने घर परिवार को बहुत कम समय दे पाते थे। उनकी कमाई अच्छी थी, इसलिए घर में हर तरह की सुख सुविधा मौजूद थी। ऐसे व्यस्त और संपन्न व्यक्ति के अचानक गायब होने से परिवार के लोग बहुत परेशान हो गए। रिश्तेदार और जानने वाले भी उनकी चिंता में लग गए। सभी ने उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब काफी कोशिशों के बाद भी विजय कुमार का कोई सुराग नहीं मिला, तो सबने मिलकर तय किया कि अब पुलिस की मदद लेनी चाहिए। इसके बाद विजय कुमार का बेटा कुछ लोगों के साथ गढ़हिंग्लज थाने पहुंचा और थाना प्रभारी को अपने पिता के गायब होने की सूचना दी। उन्होंने पिता की गुमशुदगी दर्ज कराई। यह घटना 7 नवंबर 2017 की है। पुलिस ने अपनी ओर से विजय कुमार की तलाश शुरू कर दी, लेकिन काफी कोशिशों के बावजूद कोई ठोस जानकारी हाथ नहीं लगी। इसके बाद पुलिस ने विजय कुमार की पत्नी जयलक्ष्मी से भी विस्तार से पूछताछ की, ताकि कुछ सुराग मिल सके। जयलक्ष्मी ने पुलिस को बताया कि उस दिन रोज की तरह कॉलेज से लौटने के बाद शाम करीब 7 बजे विजय कुमार घर आए। उन्होंने नाश्ता किया और फिर अपने कमरे में बैठकर पैसे गिनने लगे। ये पैसे शायद फीस के थे। पैसे गिनने के बाद उन्होंने पैंट की जेब में रख लिए और लेटकर टीवी देखने लगे। रात का खाना खाकर करीब 11:30 बजे विजय कुमार पत्नी के साथ सोने की तैयारी कर रहे थे। तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दस्तक देने वाला कोई उनका परिचित था, इसलिए विजय कुमार बिना कुछ बताए बाहर चले गए। विजय कुमार ने जाते समय कहा था कि वे थोड़ी देर में लौट आएंगे, लेकिन वे कभी वापस नहीं आए। परिवार ने उनकी बहुत तलाश की, लेकिन कोई खबर नहीं मिली। पुलिस ने भी विजय कुमार का पता लगाने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन 3 दिन बीतने के बाद भी उनका कोई सुराग नहीं लगा। जब थाना पुलिस कुछ नहीं कर पाई, तो परिवार के लोग गांव के कुछ प्रतिष्ठित लोगों को साथ लेकर एसएसपी दयानंद गवस और एसपी दीक्षित कुमार गेडाम से मिले। इसका असर यह हुआ कि थाना पुलिस पर दबाव बढ़ गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच के लिए सीआईडी के इंस्पेक्टर सुनील धनावड़े को भी इस केस में शामिल कर दिया गया। 11 नवंबर 2017 को सावंतवाड़ी के अंबोली स्थित सावलेसाद पिकनिक पॉइंट पर एक लाश मिलने की सूचना पुलिस को मिली। एसपी दीक्षित कुमार गेडाम, एसएसपी दयानंद गवस और सीआईडी इंस्पेक्टर सुनील धनावड़े तुरंत अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। यह पिकनिक पॉइंट एक बहुत ही सुंदर और लोकप्रिय जगह थी, जहां हमेशा घूमने वाले लोगों की भीड़ रहती थी। उसी दिन वहां घूमने आए एक व्यक्ति ने रेलिंग के पास खून के धब्बे देखे और उसने यह बात एक दुकानदार को बताई। दुकानदार ने तुरंत इस जानकारी को चौकीदार दशरथ कदम को दी। चौकीदार ने उस जगह का ध्यान से निरीक्षण किया और पाया कि कुछ ठीक नहीं था। फिर उसने इस मामले की सूचना थाने की पुलिस को दे दी। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल पर पहुंचकर बड़ी बारीकी से निरीक्षण किया। सैकड़ों फुट गहरी खाई में एक शव पड़ा हुआ था, जो बिस्तर में लिपटा हुआ था। शव के पास ही एक लोहे की रॉड पड़ी हुई थी, जिसमें खून लगा हुआ था। इससे पुलिस को शक हुआ कि हत्या उसी रॉड से की गई होगी। थोड़ी दूर पर पुलिस ने कार के टायर के निशान भी देखे, जो यह संकेत दे रहे थे कि किसी कार का यहां आना जाना था। यह स्पष्ट हो गया कि लाश को कहीं बाहर से लाकर यहां फेंका गया था। पुलिस ने रॉड और बिस्तर को कब्जे में लेकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सीआईडी इंस्पेक्टर सुनील धनावड़े, जो विजय कुमार गुरव की गुमशुदगी की जांच कर रहे थे, उन्होंने लाश की शिनाख्त के लिए जयलक्ष्मी को सूचित किया और अस्पताल बुलाया। लाश की स्थिति ऐसी थी कि शिनाख्त करना मुश्किल था,
लेकिन शरीर की कदकाठी से यह अनुमान लगाया गया कि लाश विजय कुमार गुरव की हो सकती है। चूंकि उनके घर वालों ने पहले से ही संदेह व्यक्त किया था, पुलिस ने लाश की पुख्ता शिनाख्त के लिए डीएनए टेस्ट करवाने का निर्णय लिया। जब जयलक्ष्मी को बिस्तर दिखाया गया जिसमें शव लिपटा था, तो उसने इसे अपना मानने से इनकार कर दिया, जिससे जांच में नया मोड़ आया। भले ही लाश की पुख्ता शिनाख्त नहीं हो पाई थी, लेकिन पुलिस ने उसे विजय कुमार की लाश मानकर जांच शुरू कर दी। शव की हत्या की जो स्थिति थी, उससे पुलिस ने यह अंदाजा लगाया कि यह हत्या प्रेम संबंधों के कारण हो सकती है। जब पुलिस ने विजय कुमार और उनकी पत्नी जयलक्ष्मी के बीच के संबंधों के बारे में जानकारी जुटाई, तो पता चला कि दोनों के बीच सामान्य संबंध नहीं थे। जयलक्ष्मी का चरित्र संदिग्ध था और इस कारण पति पत्नी के बीच अक्सर झगड़े होते थे। जयलक्ष्मी का सुरेश चौथे नाम के व्यक्ति से प्रेम संबंध था, जो विजय कुमार के घर के पास ही रहता था। इस जानकारी से पुलिस को यह संदेह हुआ कि विजय कुमार के गायब होने के पीछे जयलक्ष्मी और सुरेश का हाथ हो सकता है। वह उसकी बातों से संतुष्ट नहीं थे। हालांकि पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं था, इसलिए वे जयलक्ष्मी को गिरफ्तार नहीं कर पाए थे। उन्होंने सुरेश चौथे को भी थाने बुलाकर पूछताछ की, लेकिन सुरेश ने खुद को निर्दोष बताया। उसकी बातें पुलिस को संतुष्ट नहीं कर पाईं। फिर भी सबूतों की कमी के कारण उसे छोड़ दिया गया। पुलिस डीएनए रिपोर्ट का इंतजार कर रही थी, क्योंकि उससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि लाश विजय कुमार की थी या नहीं। इसी दौरान जयलक्ष्मी ने अपने सारे गहने और नकदी लेकर सुरेश चौथे के साथ घर छोड़ दिया। उनके इस कदम ने पुलिस को यह यकीन दिलाया कि विजय कुमार के गायब होने के पीछे इन्हीं दोनों का हाथ हो सकता है। पुलिस ने जयलक्ष्मी और सुरेश की तलाश शुरू की। उन्होंने कई जगहों पर छापे मारे और उनके फोन की लोकेशन सर्विलांस पर लगाई। इससे पुलिस को कभी दिल्ली, कभी कोलकाता और कभी गुजरात और महाराष्ट्र के शहरों में उनकी लोकेशन का पता चलता। पुलिस ने इन लोकेशनों का पीछा करते हुए कई टीमों को लगा दिया। आखिरकार पुलिस ने लोकेशन के आधार पर जयलक्ष्मी और सुरेश को मुंबई के लोअर परेल लोकल रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार कर लिया। उन्हें गढ़हिंग्लज थाने लाया गया, जहां एसएसपी दयानंद गवस की उपस्थिति में उनकी पूछताछ शुरू हुई। डीएनए रिपोर्ट के आ जाने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि सावलेसाद पिकनिक पॉइंट पर खाई में मिली लाश विजय कुमार की ही थी। अब पुलिस के पास सारे ठोस सबूत थे, जिससे जयलक्ष्मी और सुरेश ने अपने अपराध को स्वीकार कर लिया। दोनों ने बताया कि विजय कुमार की हत्या की कहानी इस प्रकार थी। सुरेश चौथे, जो 34 साल का था, विजय कुमार गुरव के घर के ठीक सामने रहता था। सुरेश के परिवार में पत्नी और 2 बच्चों के अलावा माता पिता, एक बड़ा भाई और भाभी भी थे। वह गांव की पंच संस्था में मैनेजर के रूप में काम करता था। हालांकि उसके घर में पत्नी थी, फिर भी जब भी वह जयलक्ष्मी को देखता तो उसे पाने की चाहत उसकी मन में जाग उठती। जयलक्ष्मी, जो 37 साल की थी, अपनी सुंदरता और आकर्षक व्यक्तित्व के लिए जानी जाती थी। वह न केवल सुंदर थी बल्कि मिलनसार भी थी, जिसकी वजह से लोग उससे बहुत जल्दी जुड़ जाते थे। वह खुलकर बातें करती थी और उसकी बातचीत से हर कोई खुश हो जाता था। सुरेश, जो पड़ोसी था, अक्सर उससे बातचीत करता था और धीरे धीरे वह जयलक्ष्मी का दीवाना हो गया। जयलक्ष्मी का 18 साल का बेटा था, लेकिन उसकी खूबसूरती में कोई कमी नहीं आई थी। सुरेश इस तरह दीवाना हो गया था कि उसने अपनी पत्नी और बच्चों को भी भूलना शुरू कर दिया था। कहा जाता है कि जहां चाह होती है वहां राह मिल ही जाती है। सुरेश ने भी आखिरकार जयलक्ष्मी तक पहुंचने का तरीका खोज लिया। उसने विजय कुमार से दोस्ती की और धीरे धीरे उसके घर तक पहुंच गया, जहां से उसकी जयलक्ष्मी से नजदीकी बढ़ने लगी। सुरेश ने धीरे धीरे भाभी का रिश्ता बनाकर जयलक्ष्मी से हंसी मजाक करना शुरू किया। हंसी मजाक में जयलक्ष्मी की खूबसूरती की तारीफ करते हुए उसने उसे इस तरह अपनी ओर आकर्षित किया कि जयलक्ष्मी ने उसे अपना सब कुछ सौंप दिया। विजय कुमार गुरव दिन भर नौकरी में व्यस्त रहते और रात में गाने बजाने के कार्यक्रमों में बाहर रहते थे। इस वजह से जयलक्ष्मी और सुरेश दोनों का फायदा हो रहा था। दोनों विजय कुमार की अनुपस्थिति का फायदा उठाकर मिलते थे और इस दौरान विजय कुमार को कुछ भी शक नहीं हुआ। लेकिन आसपास के लोगों ने विजय कुमार के घर में न रहने पर सुरेश को अक्सर वहां आते जाते देखा, तो उन्हें शक हुआ। उन्होंने विजय कुमार को यह बात बताई और शंका जताई, जिससे विजय कुमार हैरान रह गए। उन्हें तो सुरेश पर पड़ोसी होने के नाते पूरा भरोसा था। विजय कुमार को सच का पता लगाने के लिए जब जयलक्ष्मी और सुरेश पर नजर रखने लगे
तो दोनों को मिलना मुश्किल हो गया और दोनों घबराने लगे। इसके अलावा विजय कुमार जयलक्ष्मी की पिटाई करने लगे क्योंकि वह सुरेश को लेकर शक करते थे। इससे जयलक्ष्मी परेशान थी और सुरेश भी दुखी था क्योंकि वह अपनी प्रेमिका की पिटाई नहीं देख पा रहा था। जयलक्ष्मी ने इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए एक खतरनाक योजना बनाई और सुरेश ने उस योजना में उसका साथ देने का वादा किया। जयलक्ष्मी और सुरेश की योजना के अनुसार घटना वाले दिन जयलक्ष्मी ने खाने में नींद की गोलियां मिलाकर अपने पति, ननद और बेटे को खिला दी, जिससे वे गहरी नींद में सो गए। रात करीब 1 बजे सुरेश ने धीरे से दरवाजा खटखटाया और जयलक्ष्मी ने दरवाजा खोल दिया। सुरेश के हाथ में लोहे की रॉड थी। उसने पूरी ताकत से विजय कुमार के सिर पर रॉड से वार किया। उसी एक वार में विजय कुमार का सिर फट गया और उनकी मौत हो गई। विजय कुमार की हत्या करने के बाद जयलक्ष्मी और सुरेश ने उनकी लाश को बिस्तर में लपेट लिया। फिर जयलक्ष्मी ने लाश को अपनी मारुति वैन में रखा और सुरेश से कहा कि उसे सावंतवाड़ी के अनबोली सावलेसाद पिकनिक पॉइंट की गहरी खाई में फेंक आए। सुरेश ने लाश को ठिकाने लगाने के बाद वापसी पर जयलक्ष्मी ने कमरे की सफाई की और वैन की भी पूरी सफाई कर दी। इसके बाद जयलक्ष्मी ने विजय कुमार की गुमशुदगी का एक झूठा मामला गढ़ लिया। हालांकि उसकी झूठी कहानी जल्दी ही पुलिस के सामने आ गई और सच सामने आने में देर नहीं लगी। पुलिस ने जयलक्ष्मी के कमरे की जांच की और दीवारों पर खून के दाग पाए। उन्होंने उन दागों के नमूने लिए। इसके बाद पुलिस ने सबूतों के आधार पर जयलक्ष्मी और सुरेश के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया। दोनों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन्हें दोषी मानकर जेल भेज दिया गया। इस कहानी का उद्देश्य यह है कि कभी भी किसी परिस्थिति या तनाव के कारण हमें अपने रिश्तों को खत्म नहीं करना चाहिए। जयलक्ष्मी और सुरेश ने अपनी स्वार्थी इच्छाओं और गलत फैसलों के कारण न सिर्फ अपनी जिंदगी को बर्बाद किया, बल्कि अपने परिवारों को भी दर्द में डाला। जयलक्ष्मी का 18 साल का बेटा था और सुरेश की भी पत्नी और बच्चे थे। इन सभी को इन दोनों की गलतियों का खामियाजा भुगतना पड़ा। यह बात साफ दिखाती है कि किसी भी गलत कदम का असर सिर्फ 2 लोगों तक नहीं, बल्कि पूरे परिवार पर पड़ता है। जयलक्ष्मी और सुरेश ने अपने स्वार्थ के लिए पूरी दुनिया को तिलांजलि दी, लेकिन वे यह भूल गए कि उनके पास जिम्मेदारियां भी थीं। एक बेटे की मां और एक पत्नी होते हुए जयलक्ष्मी ने अपने परिवार को दर्द में डालने का जो कदम उठाया, उसका परिणाम सभी को भुगतना पड़ा। यह घटना यह सिखाती है कि रिश्तों में विश्वास, समझदारी और जिम्मेदारी बेहद जरूरी होती है। इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि किसी भी स्थिति में हमें अपने परिवार और रिश्तों को प्राथमिकता देनी चाहिए और हमें अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए गलत रास्ते का चुनाव नहीं करना चाहिए। किसी एक गलत फैसले का असर पूरे परिवार पर पड़ सकता है और इसका कोई हल नहीं होता। हमें हमेशा अपने परिवार और अपने रिश्तों की अहमियत समझनी चाहिए। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। यह कहानी एक अहम चेतावनी है जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझकर उठाएं।